गुड इवनिंग। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमारा न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइन नहीं था और जो सेल ऑर्गेनील्स थे वो साइटोप्लाज्म के अंदर एक तरह से पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाया गया था। आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। आइए देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल होती क्या है। यूकैरियोटिक सेल, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, सुविकसित, और कैरियन इज इक्वल टू न्यूक्लियस, यानी ऐसी सेल जिसके अंदर कैरियन जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया जाएगा उसे हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। विशेष रूप से इसके अंदर हम लोग देखें अगर यूकैरियोटिक सेल में तो हम ले सकते हैं प्लांटी को ले लें, एनिमैलिया को ले लें, प्रोटिस्टा को ले लें एंड फंजाई। ये ऐसे हैं जो इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होती है। ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंतर्गत पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अब हम लोग देखेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल जो होता है, आज हम लोग बात करेंगे स्पेशली एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल कि एनिमल सेल में यूकैरियोटिक सेल कैसे पाई जाती है। अगर हम एनिमल सेल को देखें तो मैक्सिमम जो एनिमल सेल की जो शेप एंड साइज को अगर हम देखें, शेप एंड साइज, तो ये एनिमल सेल में वेरी करती है। ये हम लोग जानते हैं कि किस जगह पे वो सेल पाई जा रही है, उसके आधार पे ये सेल की साइज और शेप और नंबर वेरी करती है। इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब ये है कि हमारा डीएनए या आरएनए जो भी है, ये हमारा न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड और प्लस प्रोटीन जो बेस है, प्रोटीन बेस यानी हिस्टोन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। ये इसके अंतर्गत पाया जाता है। तीसरी बात हम लोग जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इसमें। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारी एक यूकैरियोटिक सेल है, स्पेशली हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल का जो शेप एंड साइज होता है वो वेरी करता है, वो कहाँ पे पाई जाती है उसके हिसाब से वो होता है। लेकिन जनरल अगर हम देखें, एक एनिमल सेल को देखें, जनरल स्ट्रक्चर देखें हम, स्ट्रक्चर तो हमें क्या मिलेगा, ये राउंड और ओवल, राउंड या ओवल शेप का होता है। आइए देखते हैं कि एक हमारी जो टिपिकल एनिमल सेल है वो किस तरह की दिखती है। ये जनरली जो है राउंड या ओवल शेप की होती है, राउंड या ओवल शेप। अब हम जानते हैं कि यह सबसे बाहर जो ये लेयर पाई जा रही है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली जो हमारी ये लेयर है, ये हम जानते हैं कि ये एनिमल सेल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है। यह एनिमल सेल या प्लांट सेल दोनों में पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये आप जानते हैं कि डबल लेयर होती है और ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड की बनी होती है और ये डबल लेयर होती है। फास्फोलिपिड डबल लेयर, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। और ये जानते हैं हम लोग कि सेलेक्टिव परमिएबल होती है, परमिएबल। तो ये हमारी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फास्फोलिपिड की बनी होती है, डबल लेयर की होती है और सेलेक्टिव परमिएबल इन नेचर होती है। तो ये हमारा हो गया सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे। पहला हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने बात की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है न्यूक्लियस। हम जानते हैं कि ये हमारा जो न्यूक्लियस है ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये दोहरी झिल्ली का बना होता है, डबल लेयर इसकी होती है। देखते हैं कैसे बनता है। ये हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और हम जानते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये जो हमारा है, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस जो है हमारा, न्यूक्लियस के अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से 4 चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जा रही हैं। एक हमारा है न्यूक्लियर इन्वेलप या कैरियोथीका, इसको हम कहेंगे। ये हमारा है न्यूक्लियर इन्वेलप। ये बात हम लोग देख रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज कैरियोथीका या न्यूक्लियर इन्वेलप। दूसरी हमारी इसमें क्या है, ये हम जो देख रहे हैं संरचनाएं, ये जो इसके अंदर, ये हमारा है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैक, ये चीज है हमारी। तीसरी इसके अंतर्गत क्या होगी, न्यूक्लियोलस। और चौथी हमारी होगी क्रोमैटिन फाइबर। ये 4 चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। हम देख रहे हैं कि ये हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर इन्वेलप। बीच बीच में हम देख रहे हैं ये हमारा जो है न्यूक्लियर पोर है, और इसके अंदर हम एक डेंस स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये डेंस स्ट्रक्चर जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि ये है क्या चीज़, न्यूक्लियोलस। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर ये थ्रेड क्रोमैटिन, जिसको हम थ्रेड कहते हैं, इस तरह से क्रोमैटिन थ्रेड बिखरे रहते हैं।
ये हमारा हो गया क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन फाइबर या थ्रेड। तो ये संरचना हमको इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर का दिखाई देती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड है और न्यूक्लियोप्लाज्म है और न्यूक्लियर एनवेलप है। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा न्यूक्लियस बनता है, केंद्रक बनता है। अब ये देखते हैं कि ये है क्या चीज़। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप हमारा है, जो देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है और इन दोनों के बीच में एक थोड़ी सी जगह हम लोग देख रहे हैं जिसे हम न्यूक्लियर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये पोर पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियर पोर की क्या ज़रूरत है? देखिए, न्यूक्लियर पोर की ज़रूरत ये है कि जब ही इसके अंदर हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियो जो प्लाज्म है हमारा, इसके अंदर आरएनए, डीएनए, कुछ प्रोटीन्स और कुछ मिनरल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। अब इसका कनेक्शन जो है, ये न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म जो हमारा है, ये केंद्रक जो द्रव्य है, इससे न्यूक्लियोप्लाज्म का संपर्क कराता है। इसके अंदर से जो एमआरएनए है वो निकल करके आते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और हम जानते हैं कि साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्मिक कंटेंट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आते हैं। तो ये रहा। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर हम लोग देखा ये पोर हमारा क्या करता है, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड आल्सो इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, उस बैलेंस को भी, समन्वय को बनाए रखता है। और इसके अंदर एमआरएनए के इसके अंदर जाना और प्रोटीन का इसमें आना और प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे होना। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस की बात हम करते हैं तो प्रायः जो है ये न्यूक्लियोलस जो है, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, हिंदी में इसको हम केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस को हिंदी में केंद्रिका कहते हैं, याद रखिएगा, केंद्रिका। और ये हमारा है न्यूक्लियर एनवेलप, केंद्र का आवरण, केंद्र का आवरण, यानी केंद्रक का आवरण भी कह सकते हैं। और केंद्रक द्रव्य इसको कह सकते हैं, केंद्रक द्रव्य भी हिंदी में कह सकते हैं। और न्यूक्लियोलस को हम लोग केंद्रिका कहते हैं, केंद्रिका, ये भी याद रखिएगा। और क्रोमैटिन फाइबर। तो अब देखिए केंद्रिका क्या होती है। प्रायः यह केंद्रिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, ये डेंस स्ट्रक्चर होती है। और इसमें हम देखेंगे इस केंद्रिका को कि यह एल्गी में अगर हम देखें तो एल्गी में देखें या फंगस में देखें, किसी चीज़ में देखें हम इसको, तो न्यूक्लियोलस जो है किसी सेल में, मतलब प्रायः एक केंद्रक के अंदर एक ही पाई जाती है, लेकिन इसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर ज़्यादा प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। जैसे हम ओनियन में देखें, ओनियन सेल में देखें, ओनियन सेल, प्याज की जो सेल होती है, एक सेल के अंदर 4 तक न्यूक्लियोलस पाया गया, न्यूक्लियोलस पाए गए हैं, 4 केंद्रिकाएं तक इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो न्यूक्लियोलस की संख्या अलग अलग पाई जाती है, तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस के अलावे हम लोग आगे देखेंगे कि इसके अंदर जो ये क्रोमैटिन थ्रेड है, हम जानते हैं कि यही क्रोमैटिन थ्रेड जो है हमारा आगे चल करके क्रोमोसोम का निर्माण करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा पार्ट। सबसे पहली बात हम लोगों ने देखा कि सेल मेम्ब्रेन की बात हमने किया, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा हम लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में बात किया। अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए, ये इसी तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस तरह की संरचनाएं देखने को
मिलती हैं। देखिए इस तरह की संरचनाएं देखने को मिलती हैं। हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखेंगे यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा क्या करता है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह से हमको देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं ये किस तरह की संरचनाएं हमको देखने को मिलती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है। ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा, इसके ऊपर कई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आप देखेंगे इस तरह की संरचनाएं भी, दानेदार संरचनाएं भी दिखाई देती हैं। इसको हम राइबोसोम कहते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। और आप जानते हो कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, चाहे कोई भी सेल हो, ये राइबोसोम हमारा पाया ही जाता है। यानी यह एक यूनिवर्सल ऑर्गेनील्स है। ये स्मॉलेस्ट होता है। यूकैरियोटिक में आप जानते हो कि CS टाइप का पाया जाता है। तो जब इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यह दानेदार संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी राइबोसोम पाया जाता है, तो इसको हम रेर कहते हैं, यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा क्या? ये प्रोटीन के सिंथेसिस में आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ये राइबोसोम यहाँ नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसको हम सेर कहते हैं, सेर, जिसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। यह ऐसी सेल में पाई जाती हैं जो सिक्रेटरी इन नेचर होती हैं, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। तो ये रहा हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पाया जाना, और इसमें रेर का और सेर का पाया जाना। तो ये हम लोगों ने देखा, न्यूक्लियोलस के बारे में देखा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा, हमने राइबोसोम के बारे में देखा, राइबोसोम। अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसी के अंदर एक महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसे हम गोल्गी बॉडी, ये हमारा है गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी कहते हैं। अब ये गोल्गी बॉडी हम जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनील है और ये एनिमल सेल में पाई जाती है। गोल्गी बॉडी जो है एनिमल सेल में कंपैरेटिवली मैक्सिमम पाई जाती है। और इसको हम देखेंगे ये गोल्गी बॉडी हमारा काम क्या करती है, आइए इसको देखते हैं। तो लाइसोसोम मेन इसका वर्क है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है यह हमारी गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और आप देखते हैं कि इसका जो ये कॉन्केव है, ये कॉन्वेक्स वाला पोर्शन न्यूक्लियस की तरफ है और कॉन्केव वाला पोर्शन इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। और मुख्य रूप से यह गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी जिसको कहते हैं, इसकी खोज जो है कभी लोग गोल्गी ने की थी। और हम जानते हैं कि इसको प्लांट के केस में हम डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा, ये यानी हमने क्या देखा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स।
इसके बारे में हम लोगों ने बात की। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि और कौन सी संरचनाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, और हम देखेंगे कि मुख्य रूप से सेंट्रियोल, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हम जानते हैं कि ओनली इन एनिमल सेल, सिर्फ एनिमल सेल में ही ये सेंट्रियोल पाई जाती है। ये होता क्या है, सेंट्रियोल को हम देखेंगे तो ये इस तरह की संरचनाएं 90 डिग्री पे ये सेंट्रियोल आपस में लगे रहते हैं, और इसको ये 9 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको एक तरह से सेल इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं, इसीलिए इसको हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो ये हमारा है सेंट्रियोल, और यही सेंट्रियोल हम जानते हैं कि सेल डिवीज़न में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, यानी स्पिंडल फाइबर ये घेरे रहते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाएगा, और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सेल डिवीज़न के अंदर ये स्पिंडल फाइबर महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, यानी क्रोमोसोम को सिपरेट करने में। तो ये एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर हमारा हो गया सेंट्रियोल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट बात, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, ये आप जानते हो। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर बिखरी रहती हैं। देखें, ये इस तरह की संरचनाएं हैं, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जिस तरह की सेल है, जिस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इनकी संख्या वैरी करती है। अगर हम देखें तो अगर एक हम एल्गल सेल को ले लें, तो अगर एल्गी सेल में देखें हम, तो एल्गी में प्रायः 1 माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। लेकिन अगर हम वहीं फंगस की बात करें तो फंगस में देखेंगे कि लेस देन 10 जो है 10 से कम इसमें पाए जाते हैं। और इसी तरह से हम अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो इसके अंदर 100 से लेकर के हजारों तक जो है, कई हजार, थाउजेंड्स तक जो है इसकी संख्या पाई जाती है। यहाँ तक कि अगर हम लीवर सेल को ले लें तो लीवर सेल में हम देखेंगे कि हमारे लीवर सेल में 1000 से लेकर के 1600 तक जो है माइटोकॉन्ड्रिया देखी गई हैं। तो ये जिस तरह की सेल है, वो कहाँ है सेल और किस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी पाई जाती है। तो ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके अलावा हम देखते हैं और कौन सी संरचनाएं हमारी मिलती हैं। एक देखेंगे इस तरह की संरचनाएं, ये इसको हम कहते हैं लाइसोसोम। तो आप जानते हो कि लाइसोसोम हमारा जो है यानी सुइसाइडल बैग है, सुइसाइडल बैग के रूप में काम करता है। तो ये लाइसोसोम भी काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है जो एक टिपिकल एनिमल सेल के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं जो इसको स्ट्रेंथ देती हैं, यानी ताकत प्रदान करती हैं। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग बात किया। अब हम लोग चलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में और माइक्रोफिलामेंट के बारे में। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। तो अब देखिए ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं, यानी स्ट्रेंथिंग के लिए ये जिम्मेदार होती हैं। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या होती है, हॉलो स्ट्रक्चर होती है। हॉलो स्ट्रक्चर होती है और ट्यूबुलिन
ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये बात याद रखिएगा। माइक्रोट्यूब्यूल जो होती हैं जगह जगह इसमें पाई जाती हैं, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है हॉलो स्ट्रक्चर होती हैं और ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन की ये बनी होती हैं। अब आइए माइक्रोफिलामेंट, ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और ये बना होता है एक्टिन नाम के, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, तो ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक टिपिकल जो हमारा एनिमल सेल है उसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से ये केंद्रक का पाया जाना, माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में पाई जाती है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपेटाइटिस का पाया जाना, सेंट्रोसोम का पाया जाना, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो ये हमारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स पाई जाती हैं। तो ये रहा हमारा एक टिपिकल एनिमल सेल। इसका डिटेल हम लोग प्रत्येक जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं इसमें हम देख रहे हैं कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और इसमें हम लोग प्रत्येक के बारे में एक एक को कमिंग लेक्चर में डील करेंगे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ए टिपिकल एनिमल सेल। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स।